हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम पढ़े थे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन स्पेसिफिक हीट में क्या है, या तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ एनालिसिस की थी। हम लोगों ने मान लिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एसेंशियली ड्यू टू आयंस और ये वो सारा कुछ मिला के इलेक्ट्रॉन्स पे जो नेट फोर्सेस है वो ज़ीरो है, या इलेक्ट्रॉन आइडियल गैस की तरह इस पूरे डिब्बे के अंदर पूरे पूरे मेटल ब्लॉक बोल लो, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो उस पूरे ब्लॉक के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स आराम से घूम रहे टहल रहे हैं, आइडियल गैस की तरह टाइप का कुछ सिचुएशन बन रहा है। ऐसी बात हम लोगों ने की थी। हालांकि हम लोगों ने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में समरफील्ड एनालिसिस की थी, और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री है, आइडियल गैस की तरह मानने की कोशिश कर रहे हो, पर ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन्स फर्मियॉन्स हैं, और फर्मियॉन्स पे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगता है। तो ऐसे ही आइडियल गैस के रिजल्ट्स हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। और फिर हम लोगों ने सीवी की वैल्यू निकाली, टेम्परेचर डिपेंडेंट निकला, सामने एक कोफिशिएंट था जो बहुत छोटा था। तो बात हुई कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। हालांकि थर्मल कंडक्टिविटी में वो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि साथ में वी स्क्वायर भी वहाँ पे लगा होता है, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। ओके। सो ये बात हम लोगों ने इससे पहले की थी, पर उसमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल आपने कह दिया कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, आराम से घूम रहे हैं, पर ऐसा तो है नहीं। हमको ये बात पता है कि हर जगह इस लैटिस के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे होगा, इस जगह पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जब इस जगह पे होगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये आयन जो है उसको इधर खींच रहा है, ये आयन जो है वो इसको इधर खींच रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स है, पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो बहुत कम होगा। बट इसके थोड़ा राइट में जाएंगे तो आपको समझ में आता है कि इसके कारण जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे बढ़ जाएगा, वैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिचुएशन तो नहीं है। अलग अलग जगह पे जो फोर्सेस है, आयंस के पास जो फोर्स है वो ज़्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स, उससे थोड़ा दूर में वो फोर्सेस कम हो जाते हैं। और कूलम फोर्स है वो ऑब्वियसली समझ में आता है। तो फोर्स थ्रू आउट द लैटिस एक रेगुलर पैटर्न में, आयन के पास यहाँ पे जैसे फोर्स है वैसे ही फोर्स यहाँ पे, तो एक रेगुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट ऐसा नहीं है कि हर जगह जो फोर्स है वो सेम है, वो अलग अलग है। और उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। ठीक है। तो अब जो फाइनली ये जो पोटेंशियल का स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ अलग सा बनेगा। तो ये स्लाइड शेयर में स्लाइड्स है, किसी ने अपलोड किए हैं यहाँ पे, केएम ने, तो उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, उसका पिक्चराइजेशन अच्छा है। तो एसेंशियली आयंस जो है उसके आसपास जो पोटेंशियल है वो बहुत कम है, और आयंस जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो दो आयंस के बीच में किसी कोई रीजन जहाँ पे होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स जो होती है ज़ीरो टाइप का लगता है, दोनों मिला के कैंसिल हो जाते हैं। तो एसेंशियली जो पोटेंशियल है वो यहाँ से राइज़ हो रहा है और फिर यहाँ पे फॉल होकर वापस ऐसा जा रहा है। तो एक पीरियोडिक इस तरह का पोटेंशियल है हमारे पास असल में लैटिस में, जो कि हम लोग ज़ीरो पोटेंशियल कांस्टेंट, ज़ीरो पोटेंशियल मान के चल रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में, उससे थोड़ा अलग। तो इसको बोलते हैं द क्रॉनिक पेनी मॉडल। ठीक है। अब इस मॉडल में क्या किया गया है कि ये जो है ये थोड़ा कंटिन्यूस टाइप का जो पोटेंशियल स्ट्रक्चर है उसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया। मान लिया कि भाई ये स्क्वायर पोटेंशियल टाइप का है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ हाई हो गया वी नॉट के बराबर, और यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो हो गया। तो आयंस जहाँ पे है वहाँ पे लो पोटेंशियल ज़ीरो मान लिया, और बाकी उससे बीच में जो एरिया है वहाँ पे पोटेंशियल मान लिया वी नॉट। तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? इससे अगर ऐसा पोटेंशियल मानते हुए हम एनालिसिस करेंगे तो क्या रिज़ल्ट मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, कुछ डिफरेंट हमको मिलेगा क्या? ये चीज़ हम लोग एनालाइज आज करते हैं। तो एसेंशियली बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के अंदर में ये एक थ्योरी है द क्रॉनिक पेनी मॉडल, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल वेल टाइप का, जैसे यहाँ पे भी मैंशनड है, ये एक पोटेंशियल वेल टाइप का रीजन है, और फिर ये पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे फिर कम है। तो बहुत सारे पोटेंशियल वेल्स है, फाइनाइट पोटेंशियल वेल्स, जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारा इंटरेस्ट है वो एसेंशियली प्राइमरीली जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूम रहे हैं, जो कंडक्शन में
पार्टिसिपेट करने वाले हैं, किसी तरीके से पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स में हमारा मेन फोकस है। या फिर हम बोलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, जो जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा मोबाइल होंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेट करने में उनका चांस ज़्यादा रहेगा। ऐसा कुछ बात अगर करें तो हायर एनर्जी, यानी कि जब हम इस पोटेंशियल की भी बात करते हैं तो लोअर एनर्जीज़ पे, अच्छा लोअर एनर्जीज़ हायर एनर्जीज़ की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पोटेंशियल वेल, फाइनाइट पोटेंशियल वेल टाइप की ये कोई चीज़ दिख रही है। फाइनाइट पोटेंशियल वेल के बारे में आपको याद होगा, हो सकता है ना याद हो। तो अगर आपके पास कोई एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, तो अलग अलग एनर्जीज़ के लिए अलग अलग वेव फंक्शन बनेंगे। अगर ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल होता तो आपको पता है केवल डिस्क्रीट एनर्जीज़ बनते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल्स के स्टेट्स बनते हैं, स्टैंडिंग वेव्स टाइप का उसमें आपको पैटर्न दिखाई देता है। अब ये वेल जो है ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, तो उसमें जो स्टेट्स दिखते हैं वो कुछ अलग तरीके से दिखते हैं। तो वो कैसे दिखते हैं? तो वो कुछ इस फॉर्म में आपको दिखते हैं। तो जब लो एनर्जीज़ की बात करेंगे तो अगर एनर्जी लेवल कहीं यहाँ पे होता, इस रीजन में, तो फिर आपको जो स्टेट्स दिखते हैं वो कुछ इस तरीके से में भी दिखते हैं। तो कुछ जो बाउंड स्टेट्स होंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, हमारा इंटरेस्ट फ्री स्टेट्स में है। तो जो पोटेंशियल का हाइट है उससे भी ज़्यादा एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो उसके लिए जो वेव फंक्शंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे? तो वहाँ पे अगर आपको याद हो नहीं हो, जो वेव फंक्शन बनते हैं, यहाँ पे एनर्जी और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो E माइनस वी के करस्पॉन्डिंग जो होता है, जो एनर्जी बचती है उसी के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ होता है वो आता है। तो यहाँ पे वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पे वेवलेंथ कम है या फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल है वेव की। तो इस तरह का कुछ कंसेप्शन रफली हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में रफली बात करेंगे तो कुछ इस तरह का सिचुएशन बनता है। बाकी तो फिर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके ही हमको अच्छे से रिजल्ट पता चलता है। तो वैसे ही कुछ हम लोग करने वाले हैं इस पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए, जिसको हम कह रहे हैं द क्रोनिग पेनॉय मॉडल। ठीक, तो अब यहाँ पे मान लिया कि ये जो पोटेंशियल है इसका जो लोअर रीजन है इसका विड्थ है ये 1, इसका यहाँ से यहाँ तक का विड्थ, इसको हम A बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है उसको B बोल रहे हैं। ओरिजिन हमने चूज़ कर लिया यहाँ पे, तो A डिस्टेंस तक खाली है, फिर A से A प्लस B डिस्टेंस तक ये वेल है, फिर A और डिस्टेंस तक कुछ पोटेंशियल नहीं है, उसके बाद फिर वो V0 पोटेंशियल एंड सो ऑन। ठीक, तो उसको अगर श्रोडिंगर इक्वेशन में प्लग करेंगे तो एसेंशियली 2 रीजन बन रहे हैं, 1 और 2 कह दिया है। और जाहिर सी बात है ये समझ में आता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर कुछ वेव बन रहा है और यहाँ पे कुछ अलग वेव बन रहा है 2 रीजन में, तो ये जो चंक है जो इतने पूरे रीजन में बना, वही चंक यहाँ पे आगे पूरा और पीछे पूरा रिपीट होने वाला है, क्योंकि सब कुछ पीरियोडिक है। ठीक, तो रीजन 1 के एनालिसिस करेंगे, वहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन लगा दिया, कुछ इस तरीके से बना दिया, और अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 2me/h² क्योंकि वहाँ पे रीजन 1 की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। रीजन 2 में पोटेंशियल जो है V0 है, तो V0 माइनस E/h² को बीटा स्क्वायर रख दिया, और रीजन 1 में ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो गया सच दैट अल्फा इक्वल्स टू दिस थिंग, रीजन 2 में ये इक्वेशन हो गया सच दैट बीटा इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, अब हमको क्या पता है? अच्छा हाँ, सो यहाँ पे जो वेव फंक्शन फाई है उसके बारे में कहा गया कि अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम अगर पीरियोडिक पोटेंशियल्स होते हैं तो फिर वेव फंक्शन जो होता है कुछ स्ट्रक्चर का आता है, और एम्पलीट्यूड जो होता है उसमें भी जो ux है एम्पलीट्यूड, ये e⁻⁴ यहाँ पे j लिखा हुआ i⁻⁴, ये जो होता है ये प्लेन वेव का आइगन फंक्शन होता है, और उस प्लेन वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा तो वो x पे डिपेंडेंट ux को एक फंक्शन है जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने से हमको मिलेगा। इस तरह का कुछ सिचुएशन है, और ये भी हमको पता है कि क्योंकि सारा वेव पीरियोडिक है तो ये u जो फंक्शन है वो भी पीरियोडिक होने वाला है। ठीक, तो अब ये सारा कुछ को श्रोडिंगर इक्वेशन में प्लग करेंगे, हमको समझ में आता है कि जो 0 पे
सो हमको जो आंसर मिलने वाला है वो दो आंसर मिलने वाला है। दो आंसर मिलने वाला है, एक फर्स्ट रीजन में कोई एक वेव फंक्शन होगा, यू का कोई एक फंक्शन होगा, और फिर सेकेंड रीजन में यू का कोई एक फंक्शन होगा। फर्स्ट रीजन में यू का कुछ वैल्यू होगा वेव फंक्शन का, और सेकेंड रीजन में कुछ वैल्यू होगा। पर हमको ये समझ में आता है कि फर्स्ट रीजन में मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि x इक्वल्स टू 0 की बात करें, तो इधर कौन सा वेव फंक्शन है, इधर u2 है। इधर कौन सा वेव फंक्शन है, इधर u1 है। u1 और u2 की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे इक्वल होगी। u1 प्राइम और u2 प्राइम की वैल्यू x इक्वल्स टू 0 पे सेम होगी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हर पॉइंट पे जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। उससे ये दो कंडीशन आते हैं, दोनों कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्लस ये बात भी हमको पता है कि इधर जो सिचुएशन है इस पॉइंट पे, वही सिचुएशन इस पॉइंट पे है। तो आप बोलोगे u1 की वैल्यू जो a पे है वही वैल्यू u2 की माइनस b पे होनी चाहिए। तो यहाँ से जो वेव फंक्शन यहाँ पहुँचा माइनस b पे, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन पहुँचा a पे, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। सारे कंडीशंस हमने लिख दिए, ये सारे कंडीशंस यहाँ पे लिख दिए। तो ये कंटिन्यूटी का कंडीशन और ये डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन, दोनों को लिख दिया। सारा कुछ लगाया, श्रोडिंगर इक्वेशन में सारा कुछ प्लग किया, चारों बाउंड्री कंडीशन लगाए, सॉल्व किया। अब हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे फाइनाइट पोटेंशियल वेल भी जब आप सॉल्व करते हो तो आपको उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता, उसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस मिलते हैं, कंप्यूटर से आपको कंप्यूट करना पड़ता है। और फिर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के लिए अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। ठीक, सो श्रोडिंगर इक्वेशन, ब्लॉक थ्योरम, हाँ ओके। सो वैसे ही हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह का रिलेशन हमको मिल रहा होता है। ठीक है, अब हाँ, वी नॉट टेंड्स टू इन्फिनिटी पे बीटा टेंड्स टू 0 हो जाएगा, वैसी कुछ बात की है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिलेशन बन रहा है सारा कुछ। और फिर राइट साइड में कुछ कॉस के इक्वल्स टू लेफ्ट साइड में p प्राइम अल्फ़ा a बाय दिस होल थिंग। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन रखा हुआ है। ओके, सो अब और p प्राइम की वैल्यू कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो ये जो सिस्टम है इसको हमको सॉल्व करना है। किस चीज़ के लिए सॉल्व करना है, तो एनर्जी की k के साथ रिलेशन जो है उसको हमको k का E और V नॉट से जो रिलेशन है ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा मकसद है। अच्छा, जब हम 1D के लिए 1D फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें भी कुछ इस तरह का इक्वेशन आता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो लेफ़्ट साइड में कुछ थोड़ा सिंपल सा फंक्शन होता है, कुछ राइट साइड में कुछ सिंपल सा फंक्शन होता है, बट हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो क्या करते हैं हम लोग, लेफ़्ट साइड को अलग लिया, उसका ग्राफ बना दिया, राइट साइड को अलग लिया, उसका ग्राफ बना दिया, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ किया। तो लेफ़्ट साइड में जो ये सारा चीज़ था इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ हमको दिखाई देता है। ग्राफ किसके किसके बीच में, तो ये जो फंक्शन है वर्सेस अल्फ़ा ए, उसके बीच में ग्राफ बनाया है, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, राइट साइड वाला ग्राफ हम बनाएंगे इस फंक्शन का ग्राफ, तो ये कैसा बनेगा, तो कॉस फंक्शन है, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, कॉस वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, बट ये कॉस के ए है, तो ये के क्या चीज़ है, के की क्या वैल्यू हो सकती है, तो के तो सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती थी। तो क्या अलग अलग के की वैल्यू पे ये ग्राफ कैसा बिहेव करेगा, तो आपको समझ में आएगा कि के की वैल्यू आप बढ़ाते आते हो तो ये ग्राफ थोड़ा कंप्रेस होता जाएगा, वेवलेंथ कम होता जाएगा, ये ग्राफ जो है काफ़ी पास पास इस तरीके से आता जाएगा। के की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, के की हर वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो एसेंशियली हमको क्या होगा, हमको ये जो एम्पलीट्यूड है ये हायर लिमिट और ये जो लोअर लिमिट है, तो उसमें एक पूरा स्ट्रिप जो है ये हमको अवेलेबल है राइट साइड के लिए, पूरा स्ट्रिप। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसके हिसाब से लेफ़्ट साइड और राइट साइड जब इक्वल होते हैं तो उस सिचुएशन के ई और वी नॉट के बारे में बताओ। तो राइट साइड क्या चीज़ है, राइट साइड हमारे पास ये स्ट्रिप है,
ये जो पूरा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप टाइप का दिख रहा है, जिसकी वैल्यू +1 से -1 तक है, ठीक है। तो वो राइट साइड का जो है वो स्ट्रिप है। लेफ़्ट साइड का इक्वेशन ये वाला, दोनों को एक साथ प्लॉट कर लेते हैं। अब ये दोनों चीज़ें जहाँ पे ओवरलैप कर रही है, यहाँ पे ये पूरा जो रीजन है, इसमें सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट का भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ये जो भी वैल्यूज़ हैं, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या ये वैलिड सॉल्यूशंस हमको देंगी। इसके बाहर जो भी चीज़ें वहाँ पे वो इक्वालिटी जो है, ये दोनों जो इक्वल होना चाहिए, लेफ़्ट साइड राइट साइड, वो चीज़ यहाँ पे वायलेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है इस रीजन में इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी इस, हाँ मतलब एसेंशियली यहाँ पे आप देख रहे हो इस फंक्शन की जो वैल्यू है इस रीजन में वो 1.2 टाइप की चीज़ है मान लो, पर इसकी वैल्यू जो है वो तो 1 से कम ही आ सकती है या 1 के बराबर आ सकती है, ठीक है। तो एसेंशियली यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन आ रहा है, के की वैल्यू वगैरह आ रही है, वो वैलिड नहीं है, वो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन वेव को करस्पॉन्डिंग नहीं है, ठीक। तो यानी कि जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसमें केवल ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये हिस्सा एग्जिस्ट कर रहा है, ये हिस्सा एग्जिस्ट कर रहा है, ये हिस्सा एग्जिस्ट कर रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये जो रीजन है इसमें के की कुछ वैल्यूज़ है और वो अल्फ़ा ए से रिलेटेड है। अल्फ़ा ए मतलब अल्फ़ा क्या चीज़ है, तो अल्फ़ा आपका, अल्फ़ा हमने कहाँ पे लिया था पीछे, अल्फ़ा हमारा एनर्जी ई से रिलेटेड है, तो उसको रख दिया, ठीक। तो अल्फ़ा एनर्जी ई से रिलेटेड है, तो यानी कि सिर्फ इन के वैल्यूज़ के लिए जो एनर्जीज़ है एग्जिस्ट करती है, या मैं एग्जैक्टली बोलूँ एनर्जी वर्सेस के का डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे को दिखेगा कि कुछ केस तक तो एनर्जी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे के एग्जिस्ट ही नहीं करता है एनर्जी के लिए। तो यहाँ पे ये जो रीजन है इन एनर्जीज़ के लिए के एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर के की वैल्यू एक लेवल के बाद फिर से उस एनर्जी वो एनर्जीज़ और के एग्जिस्ट करते हैं। तो एसेंशियली ये जो रीजन है, जो खाली रीजन है, यहाँ पे वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि ये जो रीजन है ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब यहाँ पे हाँ चलो वापस आ जाओ, मैथमेटिक्स टाइप का ज़्यादा दिख रहा है। तो एसेंशियली बात किसकी हो रही है, लैटिस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कभी आयंस के पास आते हैं, कभी आयंस से दूर जाते हैं, ठीक है। तो उसमें किसी इलेक्ट्रॉन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास, किसी के पास एनर्जी ज़्यादा है, किसी के पास कम है, एंड सो ऑन। बट ये जो रिज़ल्ट है ये क्या बता रहा है कि जो एनर्जीज़ है वो एक बैंड्स में ही अवेलेबल है। मतलब मान लो एनर्जी ये जो लेवल है ये है 1, तो 1 पॉसिबल है, 1.2 पॉसिबल है, 1.3, 1.4, 1.5 तक पॉसिबल है, 1.6 पॉसिबल नहीं है, कुछ इस टाइप का लग रहा है, और फिर 1.7, 1.8 कुछ पॉसिबल नहीं है, फिर सीधा 2 से स्टार्ट होता है, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2, 3.4 तक जाता है, फिर 3.5, 3.6, 3.7 इस टाइप का कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर 3 पॉइंट। तो जैसे हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में आपको याद होगा कि एनर्जी लेवल्स उसमें डिस्क्रीट होते हैं, या तो आपको एनर्जी मिलेगा -13.6, या आपको एनर्जी मिलेगा -3.4 n=2 में, या -1.74 n=3 में, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है कुछ वैसा है, जैसे उस केस में अगर आपसे पूछते -13.6 मिलेगा, -3.4 एनर्जी मिलेगा, पर -10 EV ऐसा कुछ एनर्जी मिलेगा क्या, तो वो नहीं मिलता, सीधे ये पूरे बड़े बड़े गैप्स होते हैं और एक शार्प लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे वो लेवल्स शार्प नहीं है, यहाँ पे पूरा रेंज ऑफ एनर्जीज़ जो है वो हमारे पास अवेलेबल होगा, और फिर जो गैप्स है वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे बड़े गैप्स होते थे वैसे ही गैप्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हर वैरायटी के हर एनर्जी पे मिलेंगे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ अलाउड एनर्जी बैंड्स में ही आपको मिलते हैं, और एनर्जी और के का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्वायर राइज टाइप का दिख रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम,
और फिर वो वापस उसका राइज जो है रूट टाइप का बन जाता है, रूट ऑफ के। तो एनर्जी का जो के से रिलेशन है वो स्क्वायर का रिलेशन नहीं है, वो कुछ अलग सा रिलेशन है। वो इसके न्यूमेरिकल सोल्यूशन से हमको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। फ्री पार्टिकल में क्या होता था? फ्री पार्टिकल में आप कहते थे एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई टू एम या फिर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम। तो वहाँ पे एनर्जी डायरेक्टली के स्क्वायर से रिलेटेड होती थी, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो कुछ सिचुएशन चेंज हो रहा है एसेंशियली, आपको बैंड गैप्स दिखाई देंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। और ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी में नहीं मिलता, और फिर एक सर्टेन लेवल के बाद उसको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, तब वो जंप करता है हायर एनर्जी पे। तो फॉरबिटन जोन होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स वगैरह पढ़ा होगा, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इस टाइप की बात सेमीकंडक्टर्स में सुनी होगी। तो एसेंशियली ये जो बैंड्स है ये हर मटेरियल में होते हैं, मेटल्स में, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में। अच्छा सॉरी, मतलब इंसुलेटर्स में तो खैर वो मीनिंग नहीं बनता क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम के ज़्यादा होते नहीं हैं। मेटल्स में एसेंशियली सबकी एनर्जी सफिशिएंट होती है, तो सब कंडक्शन बैंड में होते हैं। तो वही जो बैंड्स है, तो ये लोअर बैंड्स है, अपर बैंड्स है, मान लो ये कंडक्शन बैंड है, ये एंड अबव, तो और ये है वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेमीकंडक्टर में मिल जाएंगे, उसके बाद उनको ठीक ठाक कुछ एनर्जी दोगे तभी जाके वो सेमीकंडक्टर में वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे और कंडक्ट करने लगेंगे। कुछ इस तरह की बातें आप लोगों ने वहाँ पे की है। डोपिंग करने से वो बैंड्स का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। सो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स यूजिंग क्रोनिग-पेनी मॉडल। इसकी जो क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स से श्रोडिंगर इक्वेशन लगाया है, पीरियोडिक पोटेंशियल, पीरियोडिक वेव फंक्शन को यूज़ किया है, और फिर बाउंड्री कंडीशंस लगा के एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हमारे पास बना, उसको सॉल्व किया, ग्राफ्स को ओवरलैप किया, देखा कि कुछ रीजन है जो ओवरलैप होता है, कुछ रीजन जो है वो गायब हो जाता है क्योंकि ओवरलैप नहीं है। और वो गायब रीजन से हमको समझ में आता है कि जो एनर्जी बैंड्स है वो बीच में कुछ फॉरबिडन रीजन भी आता है। तो सारी एनर्जीज अलाउड नहीं है, कुछ कुछ एनर्जीज, काफ़ी सारे एनर्जीज अलाउड है, काफ़ी सारे खाली भी है बीच का रीजन। तो ये एक बड़ा रिजल्ट है। और फिर उसी का एक रिप्रेजेंटेशन है रिड्यूस्ड के स्पेस में, तो इसी को घुमा के इधर ले आए। आप एसेंशियली कह सकते हैं कॉस के ए जो होता है, कॉस के ए प्लस 2n पाई के बराबर होता है। तो ये जो पीरियोडिसिटी है कॉस, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो के है यहाँ पे जो रीजन है ये किस के लिए एग्जैक्टली, दैट के प्लस 2 पाई के लिए भी वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे एनर्जी आपने कह दिया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, और के आपको मिला, के किस टाइप का मिलेगा, जो भी मिला कुछ के मिला, ठीक है। अब के प्लस 2 पाई में भी जाएंगे, अब उसके लिए, उस एनर्जी के लिए, क्योंकि कॉस के वाला रिलेशन फॉलो हो रहा है, तो वो एक उस स्पेसिफिक के लिए होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते। उस दैट के प्लस 2 पाई के लिए भी वो चीज़ वैलिड हो सकती है, ठीक। तो हमने सारा कुछ को घुमा फिरा के शिफ्ट कर दिया इस रिलेशन को फॉलो करते हुए। तो 0 से -π/a रिड्यूस्ड के स्पेस में, तो एक पर्टिकुलर के लिए ये भी पॉसिबल है, ये एनर्जी भी पॉसिबल है, ये एनर्जी भी पॉसिबल है, एंड सो ऑन, ठीक। ओके, सो इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे एक चीज़ पता लगी कि ऐसे बैंड गैप्स होते हैं, और कुछ फिज़िकल फिनोमिना जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल से ये चीज़ हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते थे, वहाँ पे कंटिन्यूस बैंड्स थे। तो वो चीज़ हमको यहाँ पे वो एक रिज़ल्ट फ़ायदेमंद है बैंड थ्योरी में। तो ये दिया हुआ है अलाउड एनर्जी बैंड, फॉरबिडन बैंड, अलाउड बैंड, एंड सो ऑन। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, मेटल्स में कम होता है, इंसुलेटर्स में ज़्यादा होता है। इस तरह की चीज़ आप लोगों ने पढ़ रखी है। उस कारण से बहुत ईजीली नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, रूम टेम्परेचर्स पे ये सारी चीज़ें कंडक्ट करते हैं, मेटल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे फिनोमिना हैं आपके। अच्छा, अब इस प्रोसेस में जैसे अगर आप सोचोगे, हम लोगों ने फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में स्पेसिफिक हीट की बात की थी, और स्पेसिफिक हीट की बात की थी तो हम लोगों ने क्या किया था, पोटेंशियल वेल में, 3D पोटेंशियल वेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते गए थे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्मियन है तो एक स्टेट पे एक ही आएगा, ऐसा कुछ असम्पशन करते हुए हम फिल किए थे। यहाँ पे भी हमारे पास जो है अलग अलग स्टेट्स मिलने वाले हैं, और यहाँ पे भी जो स्टेट्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे भी अगर हम फिलिंग वाला काम करेंगे,
वहाँ पे पोटेंशियल बहुत सिंपल था, स्ट्रेट था, और फिर जो सॉलिड का जो बॉर्डर था उस पे वो सीधे सीधे इनफाइनाइट हो गया था। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर्स पे तो इनफाइनाइट है पोटेंशियल, बट बॉर्डर्स के अंदर ये जो पीरियोडिक पोटेंशियल था जिसको हमने स्क्वायर पोटेंशियल मान लिया है, ये उस तरह का सिचुएशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। तो उन डिटेल्स में ना जाते हुए हम कहते हैं कि फ्री पार्टिकल के बारे में हमको पता है कुछ ऐसा रिलेशन वो फॉलो करता है, ठीक है, एच का स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। या फ्री पार्टिकल के मास की बात करोगे तो वो कुछ इस तरह का रिलेशन फॉलो करता है, एच स्क्वायर बाय डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर। तो डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर बता दोगे तो मास मिल जाएगा, इस तरह की बात, मतलब मास हमको पता होता है। फ्री पार्टिकल के लिए कुछ ऐसी बात कर सकते हैं। अब फ्री पार्टिकल में तो डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, ये चीज़ एनर्जी का रिलेशन कुछ इस तरह का होता है। जो हमने जिस पोटेंशियल में बात की है वहाँ पे एनर्जी वर्सेस के रिलेशन कुछ इस तरह का आया है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट के स्क्वायर टाइप का है ऐसा नहीं बोल सकते, यहाँ पे तो रिड्यूसिंग है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइप की चीज़ है कुछ इस रीजन में, मतलब शिफ्ट करने के बाद। तो फिर जो हमको m की वैल्यू मिलेगी वो इलेक्ट्रॉनिक मास के बराबर इस फॉर्मूले से नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे जो m की वैल्यू मिलेगी उसको हम इफ़ेक्टिव मास कंसिडर कर सकते हैं। या फिर हम बोलेंगे कि ऐसा मान लेते हैं कि हमने ये बैंड थ्योरी वाला एनालिसिस किया, उससे हमको एनर्जी वर्सेस के का कुछ रिलेशन मिला, उससे हमको m की कोई वैल्यू इस फॉर्मूले से मिल गई। अब हम क्या मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास असल में ये है जो वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक मास से डिफरेंट आया है, और इलेक्ट्रॉन इतना भारी है, इस मास के बराबर है जो इस रिज़ल्ट से आया है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो एसेंशियली जो पोटेंशियल वगैरह वाला फंडा हम लोग एक्यूरेट एनालिसिस कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं। अब जो ड्रूड मॉडल है, ड्रूड मॉडल में क्लासिकल आइडियल गैस मान लेते हैं, वो आइडियल गैस वैसा ही मान लो, बस उसका जो मास है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है, वो अब चेंज हो गया, वो अब आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। और हालांकि उसमें कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ये जो मास है ये के पे डिपेंड करने वाला है या एनर्जी पे डिपेंड करने वाला है, तो हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट। खैर फिर भी इधर वेज छोटे रेंजेस के लिए, छोटे टेम्परेचर रेंजेस के लिए वगैरह वगैरह कभी कभी ये जो टेक्निक है ये काम आती है। सेमीकंडक्टर्स में भी ये यूज़ होता है इफेक्टिव मास का कंसेप्ट। तो ये एक टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस को, बैंड वाली एनालिसिस को सिंप्लीफाई करके दूसरे चीज़ों में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ओके, सो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में इतनी बात कर ली। इसके बाद हम लोग देखते हैं, शायद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट करूँ, मे बी डायरेक्ट्रिक्स तो नहीं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ही स्टार्ट करूँगा मोस्ट प्रोबेबली मैं। ओके, सो फॉर द मोस्ट पार्ट जो लैटिस के बेसिक्स थे वो ऑलमोस्ट यहाँ तक कवर हो चुके हैं। अब उसका मैग्नेटिज़्म अलग अलग जो एप्लीकेशन है, अलग अलग टाइप के मैग्नेटिज़्म को एक्सप्लेन करने के लिए, और सेमीकंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, सुपर कंडक्टर्स को एक्सप्लेन करने के लिए वो पार्ट बचा हुआ है, तो वो पार्ट हम लोग विथ टाइम कवर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लोज करते हैं। ओके, सो ये जो स्लाइड शेयर है, इसमें स्लाइड शेयर का ये जो लिंक है ये मैं आपको दे दूँगा, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके।